खंबा गैनी साहब, भाई साहब। मैं अनअकैडमी प्लस पर वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, डॉक्टर तरुणा शर्मा। हमारी टॉपर सीरीज के अंदर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लाखों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं, जिन्होंने चुरू गांव से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता से इंजीनियरिंग किया और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए हैं, 40-50 देश में मरीन इंजीनियर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में थे। इतना सारा एक्सपोजर होने के बाद, पैसे की कोई कमी ना होने के बावजूद भी अपनी जमीन से जुड़े रहने के लिए, अपने गांव के लोगों की सेवा के लिए उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा को चुना। तो उनका नाम बलवान सिंह जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अनअकैडमी लाइव आरपीएससी यूट्यूब चैनल पे। तो आप थैंक यू मैडम। आप अपने बारे में थोड़ा सा जो भी आप बताना चाहें, मतलब आप इस स्ट्रीम में कैसे आए, क्या वो विचार था जिसने आपको आरएएस बनने के लिए मतलब बहुत ज्यादा वो किया, मोटिवेट किया? यस, जैसे कि मैडम ने बताया, मेरा नाम बलवान सिंह है। मैं चूरू जिले के भी एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। और वैसे मेरा गांव ऐतिहासिक गांव है जो आरएएस के सिलेबस में भी है। ददरेवा गांव है जो गोगासी का गांव है। अच्छा, ठीक है। वहां से मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई की है। उसके बाद शहर में जाके 12वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद मैं कोटा में आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए गया था। जी और सर। वहां से जेई क्लियर करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जो कलकत्ता में था। और मेरी ब्रांच थी मरीन इंजीनियरिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुद्री इंजीनियरिंग। जी सर। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी में 6-7 साल तक जॉब किया है। 2-3 प्रमोशन भी मेरे वहाँ हुए हैं और लाइफ को काफी इंजॉय किया है वहाँ पे। जी सर। उसके बाद ऐसा था कि वहाँ थोड़ी घुमंतू टाइप लाइफ थी। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना था और जो अपना बचपन में सपना होता है कि हम कहीं घूमें फिरें या फॉरेन कंट्रीज में भी जाएं, वो सारे पूरे होने के बाद एक ऐसी फीलिंग ने जगह बनानी शुरू कर ली कि अब अपने घर पे ही सेटल हो जाते हैं। और मुझे फिर जैसे मैंने कुछ ऑप्शंस लिए, उनमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही लगा कि अपने को आरएस का एग्जाम देना चाहिए। और इसको मैंने 2016 में एग्जीक्यूट किया। पहली बार एग्जाम दिया, एक ही बार में सारे स्टेजेस क्लियर हो गए, प्री मेंस इंटरव्यू। और अभी इसकी ज्वाइन करके मुझे लगभग 13-14 महीने हो गए हैं। मेरे को आरएस के थ्रू जो ब्रांच मिली है उसका नाम है राजस्थान अकाउंट सर्विसेज और मैं अभी सचिवालय में पोस्टेड हूँ राजस्थान में, जयपुर में। और आपका 273 रैंक आपने लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है सर। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को बताइए कि कम से कम टाइम में आपने तैयारी की है, तो इतने कम टाइम में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आए, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे स्टूडेंट्स जो लर्नर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि आरएएस की तैयारी में तो 2 से 3 साल चाहिए ही हमें, तो आपने तो बहुत कम टाइम में किया है, तो वो आपने कैसे किया? उसकी क्या मतलब सफलता की चाबी आप उसको बताएंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स उसके होंगे? सफलता की चाबी एक जुनून था। जुनून ये था कि जैसे मैंने आरएस की प्रिपरेशन का प्लान बनाया, मूड बनाया, तो कुछ लोग मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अब आरएस तुम मत देना, तुम आरएस क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, तुम तो जॉब करने वाले हो। इस टाइप की बहुत सारी बातें हुई। जी सर। और इन बातों ने दिल में एक ऐसी आग जला दी, जुनून सवार हो गया कि होगा नहीं ये कैसे हो सकता है, होगा नहीं ये कैसे हो सकता है। और फिर मैंने कुछ ये अपना आरपीएससी की वेबसाइट से मैंने इसका सिलेबस डाउनलोड किया और उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए मैंने स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, अपना एक अच्छा सा रूटीन बनाया जिसमें 8 से 10 घंटे मैं रोज देता था इसको। और टॉपिक वाइज जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो शुरू में तो मुझे कुछ समझ आता नहीं था। अच्छा। शुरू में तो क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है। हाँ जी। तो मुझे ना ज्योग्राफी आती थी, ना मुझे हिस्ट्री आती थी, ना मुझे पॉलिटिकल साइंस आते थे, ना कुछ हो रहा। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल ही नए थे। हाँ जी सर। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे इनमें इंटरेस्ट आने लगा। जब मैंने इनको रूट लेवल से पढ़ना शुरू किया तो वाकई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मुझे अंदर से एक भूख पैदा हो गई कि इससे आगे और जानूं, इससे आगे और जानूं, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है, अच्छा लगता रहता है। अच्छा, सिलसिला बनता गया। बिल्कुल मैडम। और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट तो मुझे कहानी की तरह, मैंने एक कहानी की तरह याद की, आपस में इंटर रिलेट करते हुए मैंने उनको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। अच्छा जी सर। तो लर्नर्स, हाँ जी सर बोलिए। और मैंने मैडम जो स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया था
हाँ जी स्टडी सर। मटेरियल में भी मैंने कुछ लोगों के गाइडेंस से, कुछ कोचिंग्स की गाइडेंस से ऐसी बुक्स या ऐसे नोट्स इकट्ठे किए जो बड़े ही सारगर्भित थे, और फिर उनसे अच्छा मैंने अपने ही नोट्स बना लिए थे। अच्छा 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 फिर उन नोट्स को मैं पढ़ता था। अच्छा। तो सर आपने इसका मतलब बहुत सारी बुक्स तो रेफर नहीं की, लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने बार बार रिवाइज किया और उनको नोट्स बनाए। हमारे लर्नर्स क्या है, एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 बुक्स भी इकट्ठी करके बैठ जाते हैं। तो जो लर्नर्स हमारे सुन रहे होंगे शायद से, कि बलवान सर ने तो एक जुनून उनका है जो उनको सफलता की तरफ ले गया है। दूसरा, उन्होंने बहुत कम किताबें रेफर की हैं और 10 घंटे सर जैसे आप पढ़ते थे। तो आप अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए लर्नर्स के साथ, कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते थे, कितना आप ब्रेक लेते थे, उसके बारे में प्लीज बताइए हमारे लर्नर्स को, ताकि उनको मदद हो उनकी तैयारी। यस मैडम, मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठता था, 6 बजे के आसपास, और जी शुरू सर। का आधा घंटा अपनी दैनिक क्रियाओं के बाद 6:30 बजे के आसपास बैठता था पढ़ने के लिए, और 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ता था। अच्छा जी सर, ठीक उसके है। बाद मेरा उसके बाद मेरा नहाना धोना, खाना पीना, जो भी अपनी बीच की दैनिक क्रियाएं रहती हैं वो रहती थी, और 1-2 घंटे दिन में मैं दोपहर में सोता भी था खाना खाने के बाद। अच्छा अच्छा। जी सर, जी फिर सर। शाम को 4 बजे के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करता था, और ठीक लगभग है। 3 घंटे के आसपास मैं फिर पढ़ता था। अच्छा। और फिर तो सर इस रात टाइम को दूसरा सब्जेक्ट लेते थे आप? सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इस टाइम हाँ दूसरा हाँ, सब्जेक्ट लेते थे? नहीं बताता हूँ, 1 सेकेंड। और फिर रात को खाना खाने के बाद फिर से मैं 2-3 घंटे पढ़ता था। ऐसे करके मेरे कभी 8 से 10-11 घंटे के बीच में टाइम निकल जाता था पढ़ने का। अच्छा, ठीक है सर। और मेरा टारगेट ऐसा होता था कि मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता था नॉर्मली, अच्छा। जी सर, जी सर। और मैं उनको कंप्लीट करके ही फिर तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा और चौथा सब्जेक्ट उठाता था। और कंप्लीट अच्छा भी मैं अच्छा। ऐसे करता था, जो मेरा अपना आरपीएससी का सिलेबस होता था उसके टॉपिक वाइज कंप्लीट करता था। एक अच्छा टॉपिक को एक दिन में क्लियर करके ही छोड़ता था। सोच लेता था, जिस हिसाब से अच्छा। टाइम होता था उस हिसाब से मैनेज कर लेता था कि आज ये छोटा टॉपिक है, मेरे को 2 घंटे देने या 1 घंटा देना है, लेकिन एक हम्म। टॉपिक को तो कंप्लीट कर ही लेता था, और उसके नोट्स भी बना लेता था। अच्छा, जी सर। तो सर इसमें जैसे हम प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स पूछते हैं एमसीक्यूज की प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग, ये आपने साथ-साथ किया या पहले सिलेबस प्रिपेयर किया उसके बाद आप एमसीक्यूज और उन पे गए, या वीकेंड्स पे देखते थे? तो वो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आप कैसे करते थे? वो उसके बारे में प्लीज बताइए थोड़ा-सा उसके लर्नर्स बारे को। में ऐसा है मैडम कि मैंने कभी प्री की तैयारी की नहीं। मैंने अच्छा, प्री प्री कंसंट्रेटेड कभी ओरिएंटेड होके कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने तो सीधा ही मेंस की तैयारी की थी। जी सर, जो जी टॉपिक सर। मैंने पढ़े उसको पूरे टॉपिक को ही क्लियर किया, और उसके अच्छा। अंदर मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता था। जब टॉपिक कंप्लीट होता था तो मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता था हुँ। कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसका रिजल्ट इससे मिलेगा। मेरा क्वेश्चन होता था अच्छा, कि अपन लिखने की कंडीशन में है या नहीं। ऐसा नहीं अच्छा। कि अपन ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा और नीचे 4 आंसर देखे और अपन टिक करने की कंडीशन में हो। हुँ। मैं तैयारी करता था, उसके बाद मैं अपने आप से यही पूछता था कि भाई लिखने की कंडीशन में आ गए, इसका मतलब टॉपिक रेडी हो गया। फिर तो हो आप गया कुछ है। भी क्वेश्चन पूछ लो, आप टिक भी कर दोगे, आप आंसर भी लिख लोगे। फिर अच्छा, अच्छा। आंसर मेंस के लिए आंसर लिखने के लिए मैंने ये अपनाई विधि कि उसको हाँ जी शुरू सर। में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी थोड़ी भूमिका 2 लाइन में, ठीक है सर। फिर बीच में पॉइंट वाइज जो कुछ पूछा है वो कंटेंट डाल दो, और हाँ जी लास्ट सर। में उसका पूरे के पूरे का सारांश लिखना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से लिखने से अच्छे मार्क्स आते हैं, मेंस में अच्छे ठीक है। मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग और वो एमसीक्यू जो है आपके माइंड में था कि टॉपिक को बहुत डेप्थ में आप पढ़ते थे, उसको गो थ्रू कर लेते थे पूरा, चाहे उसमें कितना भी टाइम फिर आपको उसपे लगे, ऐसा आपका बिल्कुल। ठीक है सर। और सर आपने जितनी प्रिपरेशन की है, आपने बताया पूरा आपने मैरिज के बाद किया है। हमारे लर्नर्स का बहुत डाउट होता है कि आफ्टर मैरिज आपने टाइम कैसे मैनेज किया? आपने फैमिली को भी टाइम दिया होगा, आपने तैयारी को भी टाइम दिया होगा। तो उन चीज़ों को दोनों को आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मेरी शादी 2014 में हुई थी, जी सर। और उसके बाद मैडम के साथ ही मैं इंडिया से बाहर भी रहा हूँ, वो मेरे साथ जॉब पे रही हैं, अच्छा, और फिर अच्छा। उनके साथ डिस्कस करके ही मैंने तैयारी शुरू की। जी सर, ठीक है। तो जब मैं पढ़ता था तो मैडम से पहले से ही डिस्कस हो चुकी थी ये बातें कि भाई मैं इतना टाइम पढ़ूंगा, बाकी का जी टाइम सर। आपको कम मिल पाएगा या इतना ही मिल पाएगा। अच्छा। उस टाइम बच्चा हमारे था नहीं। जी सर। तो तो मैडम का फैमिली तो ने मुझे आपको पूरा मैडम का सपोर्ट तो मिला मुझे है। पॉजिटिव सपोर्ट मिला। जब मेरे को कभी जी ऐसा सर। होता था कि कोई टॉपिक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ टॉपिक है उसका मुझे गूगल पे या कहीं जैसे ऑनलाइन वीडियोस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो वो उसको सर्च करके और ढूंढ के रख लेती थी कि यहाँ पे, या सेव कर अच्छा, लेती अच्छा। थी।
अच्छा अच्छा। तो उनका तो मुझे सपोर्टिव रोल मिला मतलब। जी सर। अच्छा, तो आप एक बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल हैं, जो लर्नर सोचते हैं कि शादी के बाद तैयारी नहीं हो सकती, तो ऐसा किया जा सकता है, तैयारी हम लोग कर सकते हैं। तो सर बुक लिस्ट के बारे में बताइए, मेनली बुक लिस्ट कोई खास बुक आपने पढ़ी हो या कुछ खास इस तरह का कुछ जो आपको लगता है कि ये तो फॉलो करना ही चाहिए सभी लर्नर्स को, मेंस या मेनली उसमें प्रीलिम्स में? बिल्कुल मैडम, मैंने क्योंकि बहुत ही जीरो लेवल से शुरू किया था, जी सर। तो मैं बहुत ज्यादा गूगल का या ये जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनका बहुत ज्यादा यूज करता था। हालांकि मैंने अच्छा। 2016 में तैयारी की थी, हाँ तब ये जी सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे आपका अनअकैडमी भी 2016 में शायद स्टार्टिंग फेज में ही था, हाँ जी सर। अनअकैडमी का भी, है ना। हाँ जी सर। जी तो सर। इस तरह से मुझे ज्यादा मटेरियल मिलता नहीं था, या फिर मिलता भी तो मुझे खोजने में थोड़ा टाइम लगता था। जी सर। अच्छा। तो सर आपको लगता है कि मतलब जैसे आज अनअकैडमी है ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर उस टाइम पे होता तो आपको क्या बेनिफिट्स होते? कितना आपका मतलब क्या फ़ायदा आपको लगता है कि होता? आपकी प्रिपरेशन में कैसे आपको हेल्प मिलती, जितना पॉपुलर आज अनअकैडमी है? ये तो पहली चीज तो सीधी सी है कि मैडम, इसमें मेरे को जैसे अभी मैंने बताया, खोजने में बड़ा टाइम जाता था। हाँ जी। और फिर जो अगर कंटेंट मिल भी जाता था तो वो सिस्टमेटिक नहीं होता था। जी अभी सर। अनअकैडमी अभी के हालात देखें तो अनअकैडमी बिल्कुल टॉपिक वाइज एक हाँ जी छोटे सर। शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बना करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ उनको जी। जी खोजना भी सर। बहुत इजी है, टाइम कंज्यूम भी नहीं होता, और फिर कंटेंट भी उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। अच्छी अच्छे हाँ जी। एजुकेटर भी अनअकैडमी पे अभी हैं, हाँ जी सर। जी और सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इससे तो बहुत ही फायदे हो रहे हैं। घर बैठे बैठे देश के, गांव के किसी भी छोटे से कोने में बैठ के आप ये सब देख सकते हो, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन हाँ, तो हर और किसी के पास मिल ही जाता है। किसी के पास है और अफोर्डेबल भी है। मतलब आपको अपना घर छोड़ बिल्कुल के जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे पढ़ाई के लिए। आप घर पे बैठ के और बहुत अफोर्डेबल उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और बिल्कुल। सर स्टूडेंट। हाँ जी सर। जी दूसरी चीज ये कि सर बोलिए। स्टूडेंट्स जो शहर में आके पढ़ने में कुछ लोग सक्षम भी नहीं होते, हो सकता है उनका ये अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी थोड़ा कमजोर हो। हाँ जी सर। अब जी सर। जी शहर में सर। रहने के लिए आपको रूम भी लेना है, आपको फीस भी देनी है, फिर हो सकता है रूम थोड़ा दूर मिले तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी लगते रहते हैं। हो सकता है जी गांव सर। का लड़का हिचकिचाहट भी होती है एक बड़े शहर में आके। तो हाँ वो जी सारी सर। चीजें मिट जाती हैं ऑनलाइन पे। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, ढंग की गाइडेंस मिल जाए, तो ये सारी चीजें, जी सर। ये संशय मिट जाते हैं। ठीक है। और सर तैयारी में आपने कोई डिफिकल्टी फेस की हो आरएएस की तैयारी के टाइम? आपने 7 मंथ्स पढ़ाई की है बहुत फोकस के साथ। तो उसमें कोई दिक्कतें भी आई आपको उसके अंदर? दिक्कतें मैडम मेरे को ये आई थी कि मैंने एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। जी सर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी भी चाहिए। जी सर। तो जब मैं पेपर शुरुआती फेज में जब पेपर देने जाता था, हाँ जी तो सर। मेरी रैंक बड़ी पीछे आती थी। अच्छा। और मेरे जी फ्रेंड्स सर। मुझे यही बोलते थे कि जब तुम्हारे पास जॉब है तो क्यों ना तुम जॉब पे चले जाओ, तुमसे ना हो अच्छा, पाएगा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने पर उनको कहा कि आपने जब इस तक हाँ जी मैंने सर। उनको कहा कि जब तक मुझे आरपीएस ना नकार दे, वो मुझे हुँ, जब तक ये नहीं बोल दे कि आप डिसक्वालीफाई हो, तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हुँ। और जिस और जिस सब्जेक्ट में मेरी रैंक पीछे आ जाती थी, मैं उसी का कुछ मटेरियल ढूंढता था, और फिर 2-4 दिन, अगले 2-4 दिन में उसको तैयार करके अपने कॉन्फिडेंस को वापस बिल्डअप करता था। और फिर जब 2-3 महीने हो गए मुझे तैयारी करते, तो मेरी रैंक फिर टॉप में आने लग गई थी। हर सब्जेक्ट में अच्छा, अच्छी अच्छा। रैंक आने लग गई थी। अच्छा, अच्छा, जी। तो लर्नर्स को मुझे लग रहा है बलवान सर से सीखने को मिलेगा कि कोई आपको कुछ भी बोले, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है और आपको रिजल्ट्स मिलते भी हैं उससे। और सर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत आपको लगता हो लर्नर्स को बहुत ज़्यादा काम आएगी, आप लर्नर्स को बताना चाहें, जो भी आपको लगता है लर्नर्स के लिए मतलब बहुत काम आएगी उनको उनकी पढ़ाई में? बिल्कुल मैडम, जो मैंने अपनाया वो बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। हाँ जी सर, ज़रूर। मैंने सबसे पहली चीज ये अपनाई कि मैंने अपने नोट्स जो बनाए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के बाद, हाँ जी सर। उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार पढ़ा। मैंने ऐसा नहीं है कि 10 बुक इकट्ठी कर ली, या फिर किसी ने बताई कि ये बुक अब पढ़ लो, फिर 2 दिन बाद किसी दूसरे ने बताई कि अब ये बुक पढ़ लो। मैंने ऐसा फॉलो नहीं किया। मैंने अच्छा, अपने ही अच्छा। रजिस्टर बनाए, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, अच्छा, अच्छा। जी और सर। उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार पढ़ा। अगर उनमें कुछ ऐड करना था या कुछ हटाना था, तो मैंने वहीं पे करेक्शन करके कुछ ऐड कर दिया, कुछ हटा दिया, लेकिन मैंने पढ़े तो वही नोट्स। वही नोट्स पढ़े आपने। ठीक। बिल्कुल, पहली चीज तो मैंने ये की। दूसरा, अच्छा। जैसे मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला था, हाँ जी सर। उसमें मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं। नॉर्मली क्या होता अच्छा। है कि जिस सब्जेक्ट में हमने ग्रेजुएशन किया रहता है,
जी सर। लोग उसको तो ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि वो उनको इजी लगता है, पहले से थोड़ा फेमराइज रहते हैं उससे। हम्म। और जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है, जैसे आर्ट बैकग्राउंड का बच्चा है, वो हम्म। साइंस में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करता है, तो वो हाँ उसको जी। इतना ज्यादा उस पर ध्यान दे नहीं पाता। वो सोचता है इसमें थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे, मैं आर्ट्स में हम्म। ज्यादा मार्क्स ले आऊंगा। जी लेकिन सर। ऐसा जी। आरएस में ये वाला फंडा लागू होता नहीं है। आरएस के अंदर अच्छा। एवरेज एवरेज सभी टॉपिक्स आपको एवरेज आने ही चाहिए। आने ही चाहिए। जी सर। हाँ, तो ठीक है। हर सब्जेक्ट में जब एवरेज आपको आता है तो आप लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और कुल मिलाकर के आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा अच्छा हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा ये कि कंटिन्यूशन तो जरूरी है ही मैडम। ऐसा हाँ नहीं जी है कि सर। आप 10 दिन पढ़े 5 दिन आप खेल रहे हो, 10 दिन पढ़े 5 दिन आप खेल रहे हाँ हो, ऐसा जी, नहीं है। कंसिस्टेंसी जैसे बहुत। कोरोना काल में जो एक अभी नाम चल रहा है क्वारंटाइन, हाँ जी। वो बड़ा परफेक्ट था। अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, हाँ। 6 7 8 महीने के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, तो बात बन सकती है अगर बड़ा ढंग से बन काम सकते, करो तो। ढंग से काम करो तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को 2 से 3 साल लगाने ही है। अगर आप फोकस्ड बिल करें, 6 से 8 महीने तैयारी करें, तो बलवान सर ने किया है। बिल्कुल गांव से, जमीन से जुड़े हुए हैं, सारी जगह घूम के फिर जमीन पर आके लोगों की सेवा करे, तो कोई भी कर सकता है। मुझे जो लगता है हर कोई लर्नर जो जिस भी किसी भी गांव में भले ही कहीं भी रह रहा हो, तो कोई भी इसको क्रैक कर सकता है एग्जाम को, कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल तो मैडम, और कॉन्फिडेंस तो है ही। अपने को हाँ जी सर। जनता क्या बोल रही है, कोई क्या सोच रहा है, किसी का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इन चीजों से क्या करना है। अगर जी यही सर। देखते रह जाएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे मेरे जो जिन फ्रेंड्स ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने हाँ जी मुझे सर। ये बोला था कि आप तो जॉब पे चले जाओ सर, आपके पास तो जॉब है, हम्म। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जी सर। वो, मेरे को इस चीज का दुख भी है कि वो मेरे फ्रेंड हैं और उनका नहीं हुआ। हम्म। लेकिन हम्म। जिन्होंने मुझे गाइड किया था उनका हुआ नहीं। मेरे के अंदर बस एक जुनून और कॉन्फिडेंस था, वो दोनों चीजों ने मुझे हम्म। आगे बढ़ाया, और उन्हीं चीजों ने मुझे पढ़ने के लिए बाध्य भी किया। जी सर। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि अपना जुनून, कॉन्फिडेंस, फोकस तैयारी 6 से 8 महीने लर्नर्स को करनी चाहिए, तो कोई भी इसको क्रैक कर सकता है। और सर कुछ आप अपना शेयर करना चाहते हैं? वैसे आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है, मुझे लग रहा है हमारे लर्नर्स को बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपका इंटरव्यू, और वो सब बहुत हम्म। मोटिवेट होंगे, और वो भी इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे कि उनको कोई भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो बिल्कुल मैडम, एक चीज जो छूट गई आपके इंटरव्यू में, हाँ जी सर। वो ये थे कि कुछ बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए जी आरएस सर। के जी। लिए। हाँ जी सर। तो मोटी मोटी बुक्स आती है मैडम, वो तो किसी काम की नहीं है। अगर अपन एक बुक पढ़ने बैठ जाए तो पूरा साल चला जाएगा और याद भी होता नहीं है। हम्म। एक जी ही सर। सब्जेक्ट की एक बुक नहीं पढ़ सकते अपन पूरे साल में। जी सर। और 2013 के बाद से आरपीएससी का जो सिलेबस है वो हाँ चेंज जी हो सर। गया है। उससे हाँ पहले जी तो सर। सब्जेक्ट आपको लेना होता था, जी सर। और 2013 से लेकर के अब आगे ये कॉमन हो गया सब्जेक्ट, चाहे हाँ जी अपना सर। बैकग्राउंड कुछ भी रहे। कुछ भी हो, हाँ, जनरल स्टडी सभी पेपर कॉमन है। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो गया। मेरे लिए तो हुआ, और बाकी के लिए भी मुझे दिखाई देता है कि हो गया है, क्योंकि कुछ डीप हाँ में जी। पढ़ना नहीं है। बहुत जी ऊपरी सर। लेवल का एक एक ढांचा पढ़ना है, इसका एक फॉर्मेट अपने को पता होना चाहिए, इस टाइप से पढ़ना है। तो इसके लिए मोटी अच्छा मोटी अच्छा। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी सर। जी सर। जैसे कंसाइज एनसीईआरटी, मटेरियल। जी सर, बिल बोलिए, सॉरी ज, सर। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। जैसे हाँ जी। राजस्थान अध्ययन आता है क्लास 9 से लेके 12 तक का, आरबीएसई बोर्ड का। हाँ जी सर। जी वो सर। किताबें पढ़नी चाहिए। क्लास 6 से लेके 12 तक की जो भी सीबीएसई आरबीएसई की पतली पतली बुक्स हैं, सब सब्जेक्ट्स की हम्म। सारी, अगर आप गो थ्रू होते हो तो आपका एक बेसिक नॉलेज बन जाता है। उसके बाद जी। अगर आप नेक्स्ट लेवल की बुक भी पढ़ते हो तो आपको समझ बनती है कि हाँ, ये मुझे समझ आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। अदरवाइज तो बुक डायरेक्ट पढ़ो तो समझ भी नहीं बनेगा। जी सर। जी सर। ठीक और है। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। जैसे हम्म। अपना आता है, आर्थिक समीक्षा आती है हर साल, बजट आता है हर साल, हाँ जी सर। हाँ और जी। और एक कोई पतली सी कोई भी बुक, इकोनॉमिक्स में सारी बुक सेम है, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, पतली सी बुक, मोटी नहीं है, जिसके अंदर हमारे तीनों सेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ दिया हो। हाँ जी उसके सर। अलावा करंट से रिलेटेड एक आती है मूमल, जो मैं पढ़ता था, जी सर। बाई मंथली आती है 2 महीने की। हाँ जी सर, मूमल मैगजीन, और हाँ जी सर। एक आती है 10 रुपए वाली क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, जी सर, जी सर, करवा रहे हैं वो हम इसके करंट अफेयर।
बिल्कुल। इसके अलावा आपको करंट के लिए कोई मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना प्री के लिए जरूरत है तो ना मेंस के लिए जरूरत है, और 6 महीने से हाँ जी। ज्यादा पुराना आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। और इन दोनों बुक में मतलब 3 बुक तो मूमल की हो गई और 6 बुक हो गई क्रोनोलॉजी की 10 रुपए वाले की। ये हाँ बुक जी, पढ़ लो तो आपका पूरा का पूरा करंट प्रिपेयर हो जाता है। तैयार हो जाएगा। जी सर, जी पॉलिटिक्स सर। साइंस के अंदर जो मैंने थोड़ी बहुत रेफर की थी, उस बुक का नाम है, मैंने तो फड़िया एंड फड़िया की थी, हाँ जी लक्ष्मीकांत को भी सर। मैंने थोड़ा बहुत देखा है। अच्छा, अच्छा। जी सर, जी सर। लेकिन मेन तो यही है मैडम, क्लास 6 से 12 तक की जो सीबीएसई, एनसीईआरटी और ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती हैं, जी सर। इनसे बड़ा रोल किसी का नहीं हो सकता है। बाकी बुक्स में बहुत डीप में दिया हुआ है, जबकि एग्जाम में बड़ा ही ऊपरी लेवल पे पूछते हैं, और वो सारे क्वेश्चन सब आंसर इन बुक्स में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। जी सर। तो हम्म, लर्नर्स को मिली होगी गाइडेंस कि इधर-उधर ज़्यादा किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड बुक्स रखें, बहुत पतली-पतली किताबें, कम समय में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बिल्कुल। बलवान से और हाँ जी सर, बोलिए, बोलिए। मैं थोड़ा सा और मेरे बारे में बता देता हूँ, अगर किसी को कुछ हाँ जी फायदा हो सर, सके ज़रूर, तो। ज़रूर, ज़रूर। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं मर्चेंट में भी जॉब करता था, वहाँ का प्रोफाइल ऐसा था कि मुझे हाँ जी सर। 6 महीने तो नौकरी करनी होती है और 6 महीने मेरी छुट्टी रहती है। हाँ जी सर। तो उसी 6 महीने को मैंने यूटिलाइज करते हुए और 6 महीने के अंदर ही अपने आप को प्रिपेयर करके आरएस क्लियर किया। हुँ, तो ये एक अब बहुत इसी बड़ा उदाहरण है। हाँ जी सर। हाँ, इसी चीज को लेकर के मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू भी है यूट्यूब पे। आपके हाँ जी लर्नर्स अगर सर। देखना चाहें तो देख सकते हैं, आरएस इंटरव्यू बलवान सिंह के नाम से डालेंगे तो यूट्यूब पे मिलता है मेरा इंटरव्यू। अच्छा, अच्छा। जी सर। बाकी की कुछ चीजें वहां से भी सीखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अच्छा। अभी वर्तमान में तो मैं जयपुर में रहता हूँ और सचिवालय में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और और सर मेंस के हाँ, बाद इंटरव्यू यस गॉड। अभी जैसे आएगा स्टूडेंट्स को, इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं? अभी जैसे मेंस का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना चाह रहे होंगे। तो उनके लिए बिल्कुल। क्या आप बताना चाहते हैं, इंटरव्यू में वो क्या करें? इंटरव्यू के लिए मैडम दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि उससे आपकी झिझक अच्छा। हिजक जो भी है, हेजिटेशन, वो सारी चीजें क्लियर होती हैं उससे। जी सर। इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देना तो जरूरी है ही। उसके अलावा आप हाँ करंट जी से सर। जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, जो आपके क्षेत्र से रिलेटेड है, जैसे अच्छा। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कोई शेखावाटी का रहने वाला है, या कोई पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला है, या कोई धौलपुर साइड का रहने वाला है, तो हुँ। उस क्षेत्र वाइज स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की, तो अपने क्षेत्र में चलने वाली सब स्कीमों का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं। हाँ जी। जी इसके सर, अलावा ठीक है। आपको हाँ, इसके अलावा आपको मैडम कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहाँ क्वेश्चन का हुँ, आंसर आपको ढंग से आए ना आए, कुछ ज्यादा हुँ, मायने हुँ। रखता नहीं है। जी सर। वहाँ ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि आप कितना हिचकिचाते हो, कितना कितना हड़बड़ा जाते हो जब आपको क्वेश्चन पूछता है या आपको नहीं आ रहा है। अच्छा। मेन जी। मेन तो फोकस उनका यही होता है कि वो ये जज करते हैं कि आप मतलब क्राउड मैनेजमेंट का आपको कुछ आइडिया है या नहीं, आप कर सकते हो नहीं है। अच्छा, नॉर्मली जैसे अच्छा, कोई अच्छा। बंदा एसडीएम बन जाता है, कोई तहसीलदार बन जाता है, उसका उसका पाला तो पूरे दिन जनता से ही पड़ता है। हाँ जी, जी सर, अगर वो बिल्कुल। तीन तीन एग्जामिनर के सामने हड़बड़ा रहा है, तो अगर सामने 1000 लोगों ने धरना दे रखा है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? कैसे तो मैनेज करेगा? हुँ, मेनली वो लोग यही पूछते हैं, यही देखते हैं। हुँ। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर कुछ हिस्ट्री है, हुँ। अपने ही डिस्ट्रिक्ट की कुछ हिस्ट्री है, तो वो पूछते हैं वो लोग। जी या सर। फिर ज्वलंत मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे अभी तो ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे चल रहे हैं करंट से जी रिलेटेड। सर। हाँ जी सर। सीएए चल रहा है, एनआरसी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल जी रहा सर। है, 370 35A धारा चल रही है, राम मंदिर हाँ चल जी। रहा है, ये सब का चाइना डीपली। चाइना चल रहा है, नेपाल से झगड़ा चल रहा है, तो इन चल चीजों रहा का है। रूट लेवल से लेकर के आज तक का जो भी इतिहास है, थोड़ा सा ही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और जो जी सर। वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ हुँ। आतंकवाद है, इन चीजों पे कभी कभी डिस्कशन हो जाता है। इस टाइप की जी चीजें सर। पढ़नी चाहिए, ना कि मैन से रिलेटेड सारा सिलेबस कब पढ़ने बैठोगे, कब पढ़ सकते हो, संभव नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी हाँ, सर। और ऐसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह में जैसे कोई संविधान में अभी हाल फिलहाल में कोई संशोधन हुआ है, हुँ, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान का सियासी घमासान चल रहा है, इससे रिलेटेड हुँ। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पूछ ये सकते संविधान हैं। से जुड़ रहा है।
जुड़ रहा है। जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल, ये कोर्ट में चले गए हैं स्पीकर के खिलाफ, बहुत कुछ है जो संविधान से रिलेटेड है इसमें। हाँ, तो मतलब जो हाँ तो ज्वलंत मुद्दे जो करंट में उसी टाइम पे चल रहा हो, उस पे ज्यादा फोकस रहता है इंटरव्यू के अंदर। बिल्कुल, और उस पे जीरो से लेकर के ऊपर तक पूरा आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गहलोत साहब और सचिन पायलट जी लड़ रहे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। जीरो से पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या रूल लागू हो रहे हैं, संविधान की कौन सी शेड्यूल हाँ लागू हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। जी सर, ठीक है सर। तो सर हम्म। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। मुझे लग रहा है आज का इंटरव्यू बहुत ज्यादा काम आएगा लर्नर्स को। प्री मेंस इंटरव्यू में हर गांव का बच्चा तैयारी कर सकता है, आप सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और थैंक यू सो मच सर, इतना सारा टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। ओके।